92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूँ वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूँ, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूँ बेहतर से बेहतर कहानियाँ लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ अकबर कादरी की लिखी कहानी तुम यूं मिले पार्ट 1। टाइपिंग करते करते सुधा की उंगलियां जवाब दे गई थीं, पर उसकी हिम्मत अब भी काम कर रही थी। उसके पास एक हिम्मत ही तो थी जिसने उसका साथ अभी तक नहीं छोड़ा था। और न झांसी जैसे छोटे से शहर में एक परिवार का भार उठा पाना आसान काम नहीं था, वो भी तब जब कमाने वाला सिर्फ एक ही हो। सुधा को बार बार गुस्सा आता था कि काश उसकी पढ़ाई ही पूरी हो गई होती तो कोई अच्छी नौकरी के लिए भागा दौड़ी भी कर सकती थी। लेकिन सिर्फ 12वीं पास को कौन रखेगा किसी अच्छी नौकरी पे। सुधा के पिताजी को गुजरे 5 साल हो गए थे और इतने ही सालों से वो काम कर रही थी। घर में 2 छोटे भाई और माँ का जिम्मा सुधा पे ही था। जब वो 11वीं में थी तब पिताजी ने उसको टाइपिंग सिखवाई थी। अरे सीख ले बेटा, न जाने कब काम आ जाए। पिताजी की कही बात 1 साल बाद ही सच हो जाएगी, इसका तो अंदाजा भी नहीं था उसको। पिताजी के अचानक चले जाने से पूरा घर हिल गया था। माँ को तो अपनी ही सुध नहीं थी, बच्चों की सुध वो कहाँ से रखती। सुधा ने बड़ा बन के सबको संभाला था। घर में जमा पैसा कब तक काम आता। काम करने का फैसला किया आखिरकार सुधा ने। पिताजी के एक वकील दोस्त मिस्टर वर्मा ने कोर्ट के पास थोड़ी सी जगह दिलवा दी थी। सुधा अपना टाइपराइटर लेके वहीं बैठने लगी। अर्जियां, नोटिस, एफिडेविट, इतना काम तो निकल ही आता था कि सुधा घर का खर्चा चला ले। शाम को कोर्ट खत्म हो जाने के बाद वो मिस्टर वर्मा के ऑफिस चली जाती। वहां भी थोड़ा बहुत काम तो निकल ही आता था। सुधा को आज जल्दी कोर्ट पहुंचना था। मिस्टर वर्मा के कुछ जरूरी कागजात कोर्ट खुलने से पहले टाइप करने थे। अरे आज बड़ी जल्दी तैयार हो गई बेटा। हाँ माँ, वो थोड़ा काम निपटाना है। नाश्ता तो कर लेती, मैं जल्दी जल्दी पराठे डाल देती हूँ। ये कह के माँ आगे बढ़ी ही थी कि सुधा ने टोक दिया, रहने दो माँ, देर हो जाएगी। रुक 1 मिनट। ये कह के माँ ने ताक में रखी काजल की डिबिया उठाई और उंगली में काजल लेके सुधा के गाल पे एक बिंदी बना दी। बहुत सुंदर लग रही है, कहीं नजर न लग जाए। माँ की इस बात पे सुधा मुस्कुरा दी। हम कितने भी बड़े हो जाएं, पर माँ बाप के लिए तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। वैसे माँ के टोकने के बाद सुधा ने अपने आप को शीशे में जरूर देखा था। लाल पटियाला सूट, गले में एक आर्टिफिशियल गोल्ड चेन, 2 चोटियों में बंधा लाल रिबन। किसी गुड़िया जैसी लग रही थी वो। शीशे के सामने अपने आप पे थोड़ा सा इतराई थी सुधा। अचानक से न जाने क्या उसके मन में आया कि उसने बालों की एक लट खींच के चेहरे के आगे कर ली। माँ ने कभी सुधा को इतना सजते संवरते नहीं देखा था। उसने चुटकी लेते हुए सुधा को छेड़ा। बड़ा नाज हो रहा है अपने आप पे, शादी की बात करनी पड़ेगी। क्यों सुधा, क्या ख्याल है? शादी की बात सुनते ही सुधा शर्मा के ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। किसकी तमन्ना नहीं होती कि उसका कोई साथी हो, कोई हमराह हो। सुधा को भी कभी कभी एक साथी की कमी महसूस होती थी। ऐसा साथी जिसके साथ वो अपना दुख सुख बांट पाए, थक के अपना सर जिसके कंधे पे रख पाए, कुछ पल के लिए ही सही अपना सारा बोझ हल्का कर सके। सुधा मन में ऐसी ही कुछ ख्वाहिशें लिए काम के लिए निकल पड़ी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सुधा के पिताजी को गुजरे 5 साल हो चुके हैं और तब से ही उसने कोर्ट के बाहर टाइपिंग का काम शुरू कर दिया था। आज कोर्ट जाते वक्त माँ ने नजर का काला टीका लगा दिया। बहुत सुंदर लग रही थी वो। अब आगे। कोर्ट में आज भीड़ बहुत थी। काम इतना था कि सुधा को सर सीधा करने का भी मौका नहीं मिल रहा था। उसकी उंगलियां टाइपिंग बोर्ड पे थीं और निगाहें टाइप होने वाले मैटर पे, तो भला वो बहुत देर से खड़े इस नौजवान को कैसे नोटिस कर पाती। सुधा को फुर्सत पाते न देख के उस नौजवान ने कहा,
सुनिए, ज़रा मैं टाइप करवाना चाहता था, लेकिन हिंदी टाइप 20 और अंग्रेजी का 10 रुपए पर पेज। सुधा ने बिना गर्दन ऊपर उठाए उस नौजवान की बात काट दी। नौजवान के चेहरे पे पसीना उभर आया। उसने कागज़ वापस लेते हुए कहा, दरअसल अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सुधा के काम करते हुए हाथ रुक गए। उसने एक नज़र ऊपर उठा के देखा। एक 22-23 साल का नौजवान रूखा सा मुंह लेके खड़ा था। उसकी आंखों के नीचे पसीने की बूंदें जम गई थीं। एक पुराना काला कोट किसी तरह से उसने अपने शरीर पे अड़ा रखा था। मतलब कोट ओवरसाइज था। दिखने में तो कोई वकील लग रहा था। सुधा उसको कोई जवाब दे पाती, इससे पहले वर्मा जी का मुंशी आ गया। सुधा, वो पेपर टाइप हुआ क्या? जी बस 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, मैं चाय पी के आता हूँ। हाँ, 2 कॉपी बनानी है। जी पता है। सुधा के जवाब देते ही मुंशी जी आगे बढ़ गए। सुधा ने पलट के देखा तो वो नौजवान वहां नहीं था। उसने अपनी कुर्सी खिसकाई, खड़े होकर अपनी नजरें घुमाई, पर वो नहीं दिखा। काम बहुत था, सो सुधा वापस अपनी कुर्सी पे आ गई। टाइपराइटर की खिटर पिटर की आवाज फिर से शुरू हो गई। यह आवाज सुन के ऐसा लगता है जैसे 70 के दशक की किसी फिल्म की नंबरिंग चल रही हो। सुधा के हाथ और आंखें अपने काम में जुट गए थे, लेकिन न जाने क्यों उसका मन उस नौजवान को ढूंढने में लगा था। वो सोचने लगी, देखने से तो ठीक लग रहा था, फिर उसकी मजबूरी क्या हो सकती है? पता नहीं कहाँ होगा। जैसे तैसे उसने वर्मा जी का काम खत्म किया। काम बहुत था, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। ऐसा क्या कर दिया था उस नौजवान ने जो उसकी फिक्र हो रही थी सुधा को? उसका चेहरा बार बार आंखों में उलझ रहा था। दरअसल सुधा को शिकायत अपने आप से हो रही थी कि क्यों नहीं उसका काम कर दिया। अगर 5-10 पेपर ऐसे ही टाइप कर देती तो क्या हो जाता। दोपहर हो गई थी। आज सुधा घर से खाना नहीं लाई थी, इसलिए वो सड़क के उस पार डब्बू जी के ढाबे की तरफ बढ़ गई। वो अभी बैठी ही थी कि उसकी निगाहें ढाबे के पास पड़ी बेंच पे गईं। वही नौजवान था। सुधा बिना सोचे समझे उस नौजवान की तरफ बढ़ गई। पास जाके बोली, मेरे जवाब का इंतजार नहीं कर सकते थे? मैं वहां तुमको चारों तरफ देख रही थी। सुधा की आवाज इतनी तेज थी कि सबकी निगाहें दोनों को घूरने लगी, पर सुधा की नजर अब भी उसी नौजवान की तरफ थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे कोर्ट पहुंच के सुधा काम में उलझ गई। एक नौजवान उसकी तरफ पेपर्स लिए आया और कुछ कहता रहा, पर सुधा ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। वो नौजवान चुपचाप चला गया। सुधा जब खाना खाने डब्बू काका के ढाबे पे पहुंची तो वो नौजवान उसको वहीं मिल गया। अब आगे। उस नौजवान ने सुधा की तरफ देखा। उसके हाथ में कुछ सादे कागज थे। उन कागजों की ओर इशारा करके बोला, वो आज मेरा पहला मुकदमा था। कुछ अर्जियां जमा करनी थी। ना तो मेरे पास पैसे थे और ना मेरे क्लाइंट के पास। सोच रहा था कि टाइप करा लेता, पर कोई नहीं, अब तो मैंने हाथ से ही लिख लिया। सुधा चुपचाप खड़ी रह गई। हमदर्दी का एक सैलाब उसके दिल में उमड़ आया। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, वो टाइपिंग के दाम मैं इसलिए पहले बताती हूँ कि लोग बाद में किचकिच ना करें। आप तो कहीं गायब ही हो गए। चलिए टाइप कर देती हूँ मैं। आपका पहला मुकदमा है, इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। इतना कह के सुधा ने उस नौजवान के हाथों से वो कागज ले लिए। खुशी उस नौजवान के चेहरे पे आई थी, लेकिन मन सुधा का मुस्कुरा रहा था। किसी की मदद करके जो सुकून मिलता है ना, उससे बड़ा सुकून शायद ही कोई और हो। सुधा हाथों में कागज लिए वहां से चल दी और पीछे पीछे वो। बिटिया खाना तो खा लेती, डब्बू काका ने आवाज लगाई। सुधा भूल ही गई थी कि वो ढाबे पे खाना खाने आई है। उसने पलट के कहा, डब्बू काका आप वहीं बेंच पे पहुंचा दीजिए। आप खाना तो खा लेती, उस नौजवान ने कहा। आपकी सुनवाई लंच के बाद है ना, टाइप करने में भी वक्त लगता है। मिस्टर प्रमोद। जी मेरा नाम प्रमोद है। सुधा के अधूरे सेंटेंस को प्रमोद ने अपना नाम बता के पूरा किया। उसके होंठों ने खामोशी से वो नाम फिर से दोहराया, प्रमोद। सुधा ने बेंच पे पहुंच के प्रमोद के कागजों को सीधा किया और पढ़ने लगी। प्रमोद सामने पड़े स्टूल पे बैठ गया। आपने वकालतनामा गलत लगाया है। आपका बेंच नंबर इधर होना चाहिए, नीचे, और डिग्री की अटेस्टेड फोटोकॉपी सबसे आगे। सुधा ने प्रमोद को कागज दिखाते हुए कहा और खुद ही सुधार करते हुए टाइप करना शुरू कर दिया। निवेदन से श्री न्यायाधीश महोदय,
मुकदमा नंबर 4006 फाइल नंबर 3080 के तहत श्री बालकिशन महतो वल्द रामचरण महतो का बगीचा खसरा नंबर 349 जिला मोठ में पड़ता है। ये बगीचा इन्होंने जमींदार सेठ जगदीश राम को 18 जून 1999 को इस शर्त पे बेचा कि इसकी पश्चिमी उत्तर दिशा में जो कुआं और नीम का पेड़ है उस पर लोगों का सार्वजनिक अधिकार रहेगा और यहाँ पे बनी बालकिशन महतो के पिता की समाधि को भी कभी नहीं हटाया जाएगा। इस शर्त का उल्लेख रजिस्ट्री में भी है। लेकिन पिछले साल इस बगीचे की बाउंड्री बना दी गई और लोगों के लिए कुआं बंद कर दिया गया। स्वर्गीय रामचरण महतो की समाधि को भी हटा दिया गया। विरोध करने पर बुजुर्ग बालकिशन को सेठ जगदीश के नौकरों ने पीटा। अंत में अदालत से दरखास्त करूंगा कि वो सारे सबूतों पर ध्यान देकर श्री बालकिशन को उनका हक दिलवाएं। वादी बालकिशन महतो, वकील प्रमोद कुमार। टाइप करने के बाद सुधा ने प्रमोद की ओर देखा। प्रमोद अपने हाथों में कानून की कोई किताब पकड़े उसमें खोया हुआ था। सुधा ने उसका ध्यान तोड़ते हुए कहा, तो आप कुएं और पेड़ को बचाने के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं? जी, बचपन की यादों और एक बुजुर्ग को बचाने के लिए। मतलब किसी और दिन बताऊंगा, अभी चलना है, पेशी का टाइम हो गया। और देखिए, पैसे इस वक्त मेरे पास नहीं है, जैसे आ जाएंगे आपको दे दूंगा। सुधा ने सिर्फ मुस्कुरा के वो कागज एक फाइल में डाल के प्रमोद को दे दिए। प्रमोद खड़ा हुआ और बोला, जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका नाम? सुधा। सुधा जी, आप जितनी सुंदर दिखती हो मन से भी उतनी ही सुंदर हो। मैं जल्दी मिलूंगा। प्रमोद चला गया था। वो प्रमोद को तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सुधा प्रमोद के वो कागज टाइप करने के लिए ले आई थी बिना खाना खाए। किसी बालकिशन का मुकदमा था। सुधा ने कुछ एक गलतियां भी बताई थी प्रमोद को। जब काम खत्म हुआ तो प्रमोद ने सुधा का शुक्रिया अदा किया और सुधा की खूबसूरती की तारीफ की थी। सुधा को यह अच्छा लगा था। अब आगे। काम खत्म करके सुधा सीधे घर पहुंच गई। वर्मा जी के यहां जाने का उसका मन नहीं हुआ। घर पहुंच के गुनगुनाते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। अपने आप को एक नज़र देखा, कानों से बालियां उतारी, फिर न जाने क्या हुआ, उसने बालियां फिर से पहन ली। माँ के आने की आहट से उसका ध्यान टूटा। जल्दी आ गई आज? अच्छा बेटी, क्या बना लूं? माँ कुछ भी बना लो, सुधा ने हंसते हुए जवाब दिया। माँ बड़बड़ाते हुए रसोई की तरफ निकल गई। अभी तो सब कह देंगे कुछ भी बना लो, और जब मैं कुछ बना दूंगी तो सब मीन मेघ निकालने लग जाएंगे। माँ को इस तरह देख के सुधा मुस्कुरा दी। जब से उसने होश संभाला है, माँ को इन्हीं समस्याओं से घिरा पाया। सब्जी बहुत महंगी हो गई, आटा चक्की से नहीं आया, दूध वाला आजकल पानी बहुत मिलाता है, उससे दूध लेना बंद कर दूंगी, जबकि पिछले कितने ही सालों से उसी से दूध ले रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि आज क्या बनेगा। ये सब सोचते हुए सुधा रसोई में चली गई। अरे तू क्यों आ गई? जा आराम कर लेना, सारा दिन कोर्ट में खपे। और अरे मैं कोई खपती वपती नहीं हूं, और वैसे भी मुझको मौका कहाँ मिलता है रसोई में काम करने का। माँ आज खाना मैं बनाऊंगी। जब मन खुश हो तो सब कुछ करने का मन करता है। प्रमोद का चेहरा बार बार नजर आ रहा था। अगली सुबह सुधा जल्दी से तैयार हो गई। कोई पेंडिंग काम भी नहीं था, पर पता नहीं क्यों उसका मन जल्दी से कोर्ट जाने को मचल पड़ा। आज कोर्ट में भीड़ कम थी। कोर्ट के दरवाजे से आंगन तक साफ नजर आ रहा था। फिर भी सुधा की नजरें घूम घूम के किसी को तलाश रही थीं। आज टिफिन होने के बावजूद सुधा डब्बू जी के ढाबे पे गई। खाना नहीं खाया, बस नजरें किसी को खोज के वापस आ गईं। धूप की तपिश के मानंद सुधा का चेहरा शाम तक ढल गया, पर प्रमोद उसको नजर नहीं आया था। शाम को घर जाते वक्त उसने डब्बू काका से पूछा भी, काका वो नहीं आया? कौन? वो प्रमोद जिससे मैं यहां कल बात कर रही थी। सुधा ने बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या काम था? डब्बू काका ने पूछा तो और लोग भी सुधा की तरफ देखने लगे। कोई सुधा के बारे में क्या सोचेगा? क्या काम है उसको? उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बताए। हड़बड़ी में बोली, कुछ नहीं, वो टाइपिंग के पैसे लेने थे। मिल गए। हमारी चाय की उधारी तो उसने चुकाई नहीं अब तक। अरे वो प्रमोद की बात हो रही है, बताओ, बिटिया पे भी उधारी कराए जनाब। डब्बू काका ने आसपास बैठे लोगों को प्रमोद के बारे में बताते हुए कहा। बातें शुरू हो गईं।
अरे वो सच्चाई का पुतला कहता है झूठ नहीं बोलेगा। तो मैंने कहा फिर वकील क्यों बना? मोठ वाले सेठ जगदीश राम के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है किसी बूढ़े के लिए। देखना ऐसा सबक मिलेगा कि वकालत भूल जाएगा। सुधा चुपचाप वहां से निकल गई। उसे जाते देख डब्बू काका ने आवाज लगाई, बिटिया तुम फिक्र मत करो, आएगा तो हम ले आएंगे तुम्हारे पास। सुधा की चाल और तेज हो गई। उसको सब लोगों पे बहुत गुस्सा आ रहा था और सबसे ज्यादा अपने आप पे कि क्यों उसने प्रमोद के लिए ऐसा बोला। न वो बोलती और न ये बातें उठती। अरे किसी इंसान की मजबूरी भी तो हो सकती है। कभी मेरा भी तो हाल ऐसा ही था। डब्बू काका कितने कितने महीनों का उधार किया मैंने तुम्हारे ऊपर, पर क्या मैंने चुकाया नहीं? क्या मैं बेईमान थी? वो ये सब क्यों सोचने लगी थी? प्रमोद में ऐसा क्या था जो उसको इतनी सहानुभूति हो रही थी? प्यार का एक अंकुर फूट गया था उसके मन में। इतना छोटा था कि सुधा को खुद भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सुधा प्रमोद को खोजते हुए डब्बू काका के ढाबे पे चली गई। न जाने क्यों प्रमोद से मिलने का बहुत मन हो रहा था उसका। डब्बू काका ने पूछा तो उसने कह दिया कि टाइपिंग के पैसे लेने थे, पर ऐसा वो कहना नहीं चाहती थी। आत्मग्लानि से भर गया था उसका मन। अब आगे। आज सुधा घर फिर जल्दी पहुंच गई थी, पर कल की तरह उसकी आवाज गुनगुना नहीं रही थी। हाथ मुंह धो के थोड़ा लेटी थी कि उठ बैठी। बड़ी बेचैनी हो रही थी उसको। उठ के रसोई में पहुंची तो मां ने टोक दिया, रसोई में क्यों चली आई? आराम कर लेती। बस यूं ही मन नहीं लग रहा था, कहते हुए वो मां का हाथ बटाने लगी। लोग अक्सर ध्यान बटाने के लिए अपने आप को काम में उलझा लेते हैं, पर क्या ध्यान हटता है? नहीं, हमें सिर्फ उसके हटने का भ्रम होता है। सुधा का ध्यान अगर काम पे होता तो उसकी उंगली नहीं कटती। मां ने लपक के उंगली पे एक चिंदी बांध दी। अरे मना किया था ना, कोई मेरी सुने तब ना। सुधा को जितना दर्द चोट से नहीं हो रहा था उतना प्रमोद को लेके, और ये सोच के हो रहा था कि कल वो टाइप कैसे करेगी। अगले दिन सुधा जब कोर्ट पहुंची तो भीड़ हो गई थी। उसने अपनी बेंच साफ की, टाइपराइटर बाहर निकाला। कोई नया काम तो नहीं आया था, लेकिन वर्मा जी के कुछ पुराने पेपर्स पड़े थे जिनकी गलतियां दूर करके उनको दोबारा टाइप करना था। सुधा उन्हीं में उलझ गई। सुधा की कटी हुई उंगली जब भी किसी बटन पे पड़ती तो वो दर्द से कराह उठती। लाख बचाने पे भी वो कटी हुई उंगली किसी न किसी बटन से टकरा ही जाती। आदतें इतनी जल्दी कहाँ बदलती हैं। अभी कुछ ही देर हुई होगी कि डब्बू काका का नौकर आके खड़ा हो गया। दीदी, वो प्रमोद भैया कल शाम पैसे दे गए थे काका को, उन्होंने पहुंचाए हैं। ये कह के उस नौकर ने कुछ रुपए सुधा की ओर बढ़ा दिए। उधारी मिलते वक्त किसको बुरा लगता है, पर सुधा का चेहरा देख के कोई भी बता सकता था कि उसको ये रुपए लेते वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तेजी से डब्बू काका के ढाबे की ओर बढ़ गई। उसकी चाल इतनी तेज थी कि ढाबे पर पहुंचने में उसको मिनट भर से भी कम समय लगा। काका कहाँ है प्रमोद? वो तो कल तुम्हारे जाने के बाद आया था। जब मैंने उसको बताया कि तुम पैसों के लिए उसको पूछ रही थी तो वो चुपचाप चला गया। फिर थोड़ी देर बाद ये पैसे लेके आया और बोला कि मेरे पैसे बाद में चुका देगा, अभी मैं ये रुपए तुमको पहुंचा दूं। उसको कहीं बाहर जाना था, नहीं तो वो खुद ही तुमको दे जाता। सुधा वापस अपनी बेंच पे लौट आई। थोड़ी देर बाद कोई उम्मीद लिए फिर से डब्बू जी के ढाबे पे पहुंच गई, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। प्रमोद वहां नहीं था। सुधा ने डब्बू जी से कहा, काका आपको पता है प्रमोद कहाँ रहते हैं? क्यों, क्या पूरे पैसे नहीं दिए उसने? नहीं, वो कुछ पेपर्स देने थे। सुधा ने सीधा सा जवाब दिया। शायद वो इस सवाल के लिए तैयार होके आई थी। डब्बू काका ने पास पड़ी कुर्सी पे बैठे एक बुजुर्ग की ओर इशारा किया और बोले, इन्हें पता होगा, इन्हीं का तो मुकदमा लड़ रहा है वो। सुधा उस बुजुर्ग के पास गई। बाबा, आप जानते कि प्रमोद इस वक्त कहाँ मिलेंगे? उस बूढ़े ने अपना चश्मा सही करते हुए जवाब दिया, कमरे पे ही होंगे, काम से बाहर निकलते हैं। बूढ़ा बात खत्म कर पाता कि डोरी से बंधा हुआ उसका चश्मा नीचे सरक गया। सुधा पे एक नजर डालते हुए वो उठ खड़ा हुआ। मैं वहीं जा रहा हूं, उनसे मिलना तो आप साथ में चल सकती हैं। सुधा का मन प्रमोद को देखने के लिए बेचैन हो रहा था। वो उसके और अपने बीच पनपी गलतफहमी को जल्द से जल्द दूर करना चाहती थी। आखिर आप जिससे प्यार करते हैं
उनको नाराज कैसे कर सकते हैं? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सुधा को रुपए पहुंचा दिए थे प्रमोद ने। सुधा को बहुत बुरा लगा। खामखां पनपी इस गलतफहमी को वो दूर करना चाह रही थी, प्रमोद से बात करना चाह रही थी। फिर उसको उसके मुवक्किल मिल गए जो प्रमोद के घर ही जा रहे थे। वो उनके साथ हो ली। अब आगे। थोड़ी ही देर में रिक्शा सीपरी बाजार से निकलकर गलियों में घूमने लगा। गली के आखिरी छोर पर रिक्शा एक पुरानी इमारत पे आके रुक गया। बूढ़े ने इशारा किया तो सुधा ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगी। दूसरी मंजिल पे एक छोटा सा कमरा था। दीवारों पे अखबार लगा के कपड़े टंगे हुए थे। शायद दीवारों से चूना गिरता होगा। एक हाथ से कुछ लाइनें एक पोस्टर पे लिखी थीं। सबकी हाँ मैं करता नहीं हूं, इसलिए मैं आदमी अच्छा नहीं हूं। लोग मुझसे इसलिए कटने लगे हैं, तयशुदा रास्तों पे मैं चलता नहीं हूं। एक टेबल पर किताबों का ढेर और जलता हुआ टेबल लैंप। कोई अभी अभी उठ के गया था उस टेबल से। कमरे में हलचल सुन के एक आवाज आई, बालकिशन चाचा आ गए, चाय पियोगे? प्रमोद ही था। बाहर निकल के सुधा को देखा तो चौंक गया। आप? मेरा मतलब है, बैठिए। वो पैसे तो मैंने पहुंचा दिए थे। जी, मैं यही बताने आई थी कि मैंने पैसों की बात ऐसे ही की थी, कुछ गलतफहमी हो गई थी। आप बैठिए, मैं चाय लेके आता हूं। ये कह के प्रमोद किचन की ओर बढ़ा तो बूढ़े ने टोक दिया, बेटा अब मैं चलता हूं, नहीं तो आखिरी बस छूट जाएगी। प्रमोद से कुछ कागज लेकर बूढ़े बालकिशन महतो सीढ़ियों की ओर चल दिए। प्रमोद ने आगे बढ़ के कोई 20 रुपए उनकी जेब में डाल दिए। जब उनको सीढ़ियों से छोड़ के प्रमोद वापस आया तो सुधा वहां नहीं थी। टेबल पे कुछ रुपए रखे थे। प्रमोद समझ गया कि ये वही रुपए हैं जो उसने सुधा को भिजवाए थे। तभी सुधा अचानक किचन से बाहर निकल आई। चाय उबल गई थी। सुधा ने कप मेज पे रखते हुए कहा और पास पड़े मूढ़े पे बैठ गई। प्रमोद को समझ ही नहीं आ रहा था कि कहे क्या। पता नहीं क्यों आपको देख के, आपके बारे में जान के ऐसा लगा था कि आप मेरी मदद जरूर करेंगी। आपने की भी। देखिए, बस आपसे मिलने का दिल कर रहा था, सो कल डब्बू काका के ढाबे चली गई। उन्होंने आपके बारे में पूछा तो सीधे सीधे ये बता नहीं सकी और पैसों की बात मुंह से निकल गई। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। प्रमोद मुस्कुरा दिया। उसके बारे में इतनी फिक्र तो किसी ने नहीं की थी, पर सुधा को परेशान देख के उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, मैंने तो सोचा शायद आपको कुछ जरूरत आन पड़ी है, इसलिए पैसे भिजवा दिए थे। मैं खुद देने आता तो शायद आप लेती नहीं। ये सुन के सुधा की जान में जान आई। उसने तो कुछ और ही सोच लिया था। चाय खत्म हो गई थी। सुधा कप टेबल पर रखते हुए चलने को हुई। ये पैसे आप रख लीजिए, आपके बारे में जान के अच्छा लगा। कोई काम हो तो बेखटके चले आइएगा। मैंने तो कुछ बताया नहीं, आप क्या जान गई मेरे बारे में? प्रमोद ने कहा। कुछ जानने के लिए बताना क्या जरूरी होता है? यूं समझ लीजिए जैसे आप चले आए थे मेरे पास विश्वास से, वैसे ही मैं जान गई। ये कह के सुधा सीढ़ियां उतर गई। सुधा तो चली गई थी, लेकिन उसकी खुशबू प्रमोद के कमरे में भर गई थी। अगले दिन सुधा जब कोर्ट पहुंची तो एक लिफाफा उसके टेबल पर रखा था। उस पर लिखा था, आप कल ना कहती तो भी यह काम आपको ही करना पड़ता, प्रमोद। सुधा ने लिफाफा खोला। एक कागज था। सुधा सबसे पहले इसी को टाइप करना चाहती थी। लिखा था, निवेदन से साथी महोदय, आपको साथी इसलिए कह रहा हूं कि आप कुछ मेरे ही जैसे हैं। मैं आपके पास सीधा ही नहीं आ गया था। बहुत दिनों से मिलने का मन था और फिर काम पड़ा तो अपने आप को रोक नहीं पाया। आपने जिस तरह से अपनी जिंदगी संभाली, उससे कोई शिकवा नहीं किया, आपसे हौसला मिला। यही वजह थी कि मैं अपनी वकालत शुरू कर पाया। आपके जाने के बाद आपको देखने का बहुत मन कर रहा है। आपकी खुशबू यहीं रह गई थी। मैं चाहूंगा कि हमेशा यही बनी रहे। आगे क्या लिखूं कि कैसा महसूस कर रहा हूं? शायद किसी से प्यार हो जाने पे ऐसा ही लगता होगा, पर ठीक ठीक कह नहीं सकता। इससे पहले कभी प्यार नहीं किया ना। अगर आग्रह स्वीकार हो तो मैं शाम को अपने कमरे पे ही मिलूंगा। नाराज मत होइएगा, प्रमोद। सुधा के हाथ तो टाइप करते करते रुक गए थे, पर आंखों ने वो खत पढ़ लिया था। प्यार तो उसने भी इससे पहले कभी नहीं किया था, तो वो कैसे बता सकती थी कि
कैसा लगता है प्यार में। पर उसका हाल भी प्रमोद जैसा ही था। शाम का इंतजार वो नहीं कर सकती थी। उसने अपना बैग उठाया और प्रमोद से मिलने चली गई। यह था इस कहानी का पहला पन्ना। इसका दूसरा पन्ना पलटूंगा कल, कहानी तुम यूं मिले पार्ट 2 में।